द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, अगाथा क्रिस्टी द्वारा। अध्याय 1। मैं स्टाइल पर जाता हूँ, जिसे उस समय द स्टाइल केस के नाम से जाना जाता था। उससे जनता में गहरी दिलचस्पी पैदा हुई थी, जो अब कुछ हद तक कम हो गई है। फिर भी इसमें भाग लेने वाली विश्वव्यापी बदनामी को देखते हुए मेरे मित्र पोयरोट और समय परिवार ने मुझसे पूरी कहानी का विवरण लिखने के लिए कहा है। हमें विश्वास है कि यह उन सनसनीखेज अफवाहों को प्रभावी ढंग से शांत कर देगा जो अभी भी जारी हैं। इसलिए मैं उन परिस्थितियों को संक्षेप में बताऊंगा जिनके कारण मुझे इस मामले से जोड़ा गया। मुझे मोर्चे से घर वापस भेज दिया गया था और एक निराशाजनक सुधार गृह में कुछ समय बिताने के बाद उसे 1 महीने की बीमारी की छुट्टी दी गई। कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त ना होने के कारण मैं यह तय करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या करना है। तभी मेरी नज़र जॉन कैवेंडिश पर पड़ी। कुछ वर्षों से मैंने उसे बहुत कम देखा था। वास्तव में मैं उसे कभी भी विशेष रूप से अच्छी तरह से नहीं जानता था। एक बात तो यह है कि वह मुझसे 15 साल बड़ा था, हालांकि वह बमुश्किल 35 साल का दिखता था। हालांकि एक लड़के के रूप में मैं अक्सर एक्सेस में उसकी माँ के घर स्टाइल्स में रुकता था। हमारे पास पुराने समय के बारे में अच्छी जानकारी थी और इसका अंत उनके द्वारा स्टाइल्स में छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित करने के साथ हुआ। उन्होंने आगे कहा, उन सभी वर्षों के बाद मैटर आपको दोबारा देखकर प्रसन्न होगा। तुम्हारी माँ ठीक रहती है? मैंने पूछ लिया। ओह हाँ, मुझे लगता है तुम्हें पता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। मुझे डर है कि मैंने अपना आश्चर्य स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। श्रीमती कैवेंडिश, जिन्होंने जॉन के पिता से तब विवाह किया था जब वह 2 बेटों के साथ एक विधुर थे। जैसा कि मुझे याद है, वह मध्यम आयु की एक सुंदर महिला थी। वह निश्चित रूप से अब 70 दिन से कम की नहीं हो सकती। मैंने उन्हें एक ऊर्जावान निरंकुश व्यक्तित्व के रूप में याद किया, जो कुछ हद तक धर्मार्थ और सामाजिक बदनामी की ओर झुकी हुई थी, जिसे बाजार खोलने और लेडी बाउंटीफुल की भूमिका निभाने का शौक था। वह अत्यंत उदार महिला थी और उसके पास समय का काफ़ी धन था। उनका देशी स्थान स्टाइल्स कोड श्री कैवेंडिश ने अपने विवाहित जीवन के आरंभ में ही खरीद लिया था। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रभुत्व के अधीन था, इतना के मरने पर उसने उसके जीवन भर के लिए जगह छोड़ दी। साथ ही अपनी आय का बड़ा हिस्सा भी एक ऐसी व्यवस्था जो उनके 2 बेटों के लिए स्पष्ट रूप से अनुचित थी। हालांकि उनकी सौतेली माँ हमेशा उनके प्रति सबसे उदार रही थी। वास्तव में वे अपने पिता के पुनर्विवाह के समय इतने छोटे थे कि वे हमेशा उन्हें अपनी माँ के रूप में सोचते थे। लॉरेंस छोटा एक नाजुक युवक था। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की थी, लेकिन जल्दी उन्होंने चिकित्सा का पेशा छोड़ दिया और साहित्यिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए घर पर ही रहने लगे। हालांकि उनकी कविताओं को कभी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। जॉन ने कुछ समय तक बैरिस्टर के रूप में अभ्यास किया, लेकिन अंततः एक देहाती जमींदार के रूप में अधिक अनुकूल जीवन जीने लगे। उसने 2 साल पहले शादी की थी और अपनी पत्नी को स्टाइल्स में रहने के लिए ले गया था। हालांकि मुझे संदेह था कि उसने अपनी मां को अपना भत्ता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी होगी, जिससे उसे अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि श्रीमती कैवेंडिश एक ऐसी महिला थी जो अपनी योजनाएं खुद बनाना पसंद करती थी और उम्मीद करती थी कि अन्य लोग भी उनमें शामिल हो जाएं, और इस मामले में निश्चित रूप से उनके पास चाबुक का हाथ था, अर्थात पर्स की डोरियां। जॉन ने अपनी मां के पुनर्विवाह की खबर पर मेरे आश्चर्य को देखा और उदास होकर मुस्कुराया। सड़ा हुआ छोटा बाउंसर भी। उसने बेरहमी से कहा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ हेस्टिंग्स, यह हमारे लिए जीवन को कठिन बना रहा है। जहाँ तक एवी की बात है, तुम्हें एवी याद है? नहीं? ओह,
मुझे लगता है कि वह आपके समय के पीछे थी। वह मैटर का फैक्ट टोटल साथी सभी ट्रेडों का जैक है। एक महान खेल ओल्ड एबी बिल्कुल युवा और सुंदर नहीं, बल्कि खेल जैसा कि वे उन्हें बनाते हैं। आप कहने वाले थे, ओह यह आदमी, वह कहीं से भी एबी का दूसरा चचेरा भाई या कुछ और होने का बहाना बनाकर आ गया। हालांकि वह इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं थी। बंदा बिल्कुल बाहरी व्यक्ति है, इसे कोई भी देख सकता है। उसकी शानदार काली दाढ़ी है और वह हर मौसम में पेटेंट चमड़े के जूते पहनता है। लेकिन मैटर ने तुरंत उसकी बात मान ली, उसे सचिव के रूप में ले लिया। क्या आप जानते हैं कि वह हमेशा सैकड़ों सोसाइटी कैसे चलाती है? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, निस्संदेह युद्ध ने सैकड़ों को हजारों में बदल दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह साथी उसके लिए बहुत उपयोगी था। लेकिन आप हम सभी को चौंका सकते थे जब 3 महीने पहले उसने अचानक घोषणा की कि उसकी और अल्फ्रेड की सगाई हो चुकी है। बंदा उससे से कम 20 साल छोटा होना चाहिए। यह केवल खुले चेहरे वाली भाग्य खोज है, लेकिन आप वहाँ हैं। वह अपनी खुद की रखैल है और उसने उससे शादी कर ली है। यह आप सभी के लिए एक कठिन स्थिति होगी। कठिन, यह निंदनीय है। इस प्रकार ऐसा हुआ कि 3 दिन बाद मैं स्टाइल्स सेंट मैरी एक बेतुके छोटे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा जिसके अस्तित्व का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, जो हरे भरे खेतों और ग्रामीण गलियों के बीच में स्थित था। जॉन कैवेंडिश प्लेटफार्म पर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने मुझे कार तक पहुंचाया। उन्होंने टिप्पणी की, अभी भी 1 या 2 बूंद पेट्रोल मिला है। आप देखिए, मुख्यतः मैटर की गतिविधियों के कारण स्टाइल्स सेंट मैरी गांव छोटे स्टेशन से लगभग 2 मील की दूरी पर स्थित था और स्टाइल्स कोर्ट इसके दूसरी ओर 1 मील की दूसरी दूरी पर स्थित था। जुलाई की शुरुआत में यह एक शांत गर्म दिन था। जैसे ही कोर्ट दोपहर के सूरज के नीचे हरे भरे और शांतिपूर्ण सपाट एक्सेस देश को देखता है, यह विश्वास करना लगभग असंभव लगता है कि बहुत दूर नहीं एक महान युद्ध अपने निर्धारित मार्ग पर चल रहा है। मुझे लगा कि मैं अचानक किसी दूसरी दुनिया में चला गया हूँ। जैसे ही हम लॉज के गेट से अंदर आए, जॉन ने कहा, मुझे डर है कि तुम यहाँ बहुत शांत पाओगे हेस्टिंग्स। मेरे प्रिय साथी, मैं बस यही चाहता हूँ। ओह, यदि आप निष्क्रिय जीवन जीना चाहते हैं तो यह काफ़ी सुखद है। मैं सप्ताह में 2 बार समय सेवकों के साथ ड्रिल करता हूँ और खेतों में हाथ बटाता हूँ। मेरी पत्नी नियमित रूप से ज़मीन पर काम करती है। वह हर सुबह दूध पीने के लिए 5 बजे उठती है और दोपहर के भोजन के समय तक लगातार दूध पीती रहती है। यह एक खुशहाल जीवन है जो इसे सर्वांगीण रूप से ले जाता है। अगर यह उस साथी अल्फ्रेड इंगलथॉर्प के लिए नहीं होता। उसने अचानक कार की जांच की और अपनी घड़ी पर नज़र डाली। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे पास सिंथिया को लेने का समय है। नहीं, वह अब तक अस्पताल से निकल चुकी होगी। सिंथिया? वह तुम्हारी पत्नी नहीं है? नहीं, सिंथिया मेरी माँ की शिष्या है। उनके एक पुराने स्कूल फेलो की बेटी है जिसने एक दुष्ट वकील से शादी की थी। वह एक अपराधी बनकर आया और लड़की अनाथ और दरिद्र रह गई। मेरी माँ बचाव में आई और सिंथिया अब लगभग 2 साल से हमारे साथ है। वह 7 मील दूर टेडमिंस्टर के रेड क्रॉस अस्पताल में काम करती है। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, हम उस अच्छे पुराने घर के सामने पहुंचे। एक मजबूत ट्वीड स्कर्ट में एक महिला जो फूलों के बिस्तर पर झुक रही थी, हमारे पास आने पर खुद को सीधा कर लिया। हुलो एवी, यहाँ हमारा घायल नायक है, मिस्टर हेस्टिंग्स। मिस हॉवर्ड। मिस हॉवर्ड ने हार्दिक लगभग दर्दनाक पकड़ के साथ हाथ मिलाया। धूप से झुलसे चेहरे पर मुझे बहुत नीली आंखों का आभास हुआ। वह लगभग 40 साल की एक सुखद दिखने वाली महिला थी। उसकी आवाज़ गहरी थी, उसके स्टेंटोरियन
स्वर लगभग मर्दाना थे और उसके पास एक बड़ा समझदार चौकोर शरीर था। पैरों से मेल खाते हुए यह अच्छे मोटे जूते में बंधे हुए थे। मुझे जल्द ही पता चला कि उसकी बातचीत टेलीग्राफिक शैली में थी। घास फूस घर में लगी आग की तरह उगते हैं, उनसे भी नहीं रहा जाता। तुम्हारे अंदर दबा दूंगा। बेहतर होगा कि सावधान रहो। मुझे यकीन है कि मुझे खुद को उपयोगी बनाने में बहुत खुशी होगी। मैंने जवाब दिया, ऐसा मत कहो, कभी नहीं करता। काश आपने बाद में ऐसा ना किया होता। तुम एक सनकी हो, एवी। जॉन ने हंसते हुए कहा, आज चाय कहाँ है, अंदर या बाहर? बाहर। घर में बंद रहने के लिए यह बहुत अच्छा दिन है। फिर चलो, तुमने आज के लिए पर्याप्त बागवानी कर ली है। मजदूर अपनी मजदूरी के योग्य हैं, आप जानते हैं। आओ और तरोताज़ा हो जाओ। ठीक है, मिस हॉवर्ड ने अपने बागवानी दस्ताने उतारते हुए कहा। मैं आपसे सहमत होने को इच्छुक हूँ। वह घर के चारों ओर का रास्ता दिखाती थी, जहाँ एक बड़े गुलर की छाया के नीचे चाय फैली हुई थी। टोकरी कुर्सियों में से एक आकृति उठी और हमसे मिलने के लिए कुछ कदम की दूरी पर आई। मेरी पत्नी हेस्टिंग्स, जॉन ने कहा। मैं मेरी कैवेंडिश की पहली नज़र कभी नहीं भूलूंगा। उसका लंबा पतला रूप चमकदार रोशनी के सामने रेखांकित नींद की आग की ज्वलंत भावना को केवल उसकी उन अद्भुत गहरे पीले रंग की आंखों को अभिव्यक्ति पाती प्रतीत होती है। उल्लेखनीय आंखें, किसी भी अन्य महिला से अलग जिन्हें मैं कभी जानता हूँ। उसके पास शांति की तीव्र शक्ति थी, जो फिर भी एक उत्कृष्ट सभ्य शरीर में एक जंगली अदम्य आत्मा की छाप देती है। यह सभी चीज़ें मेरी स्मृति की अंकित हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसने धीमी स्पष्ट आवाज़ में सुख स्वागत के कुछ शब्दों के साथ मेरा स्वागत किया और मैं एक टोकरी कुर्सी पर बैठ गया और स्पष्ट रूप से खुशी महसूस कर रहा था कि मैंने जॉन के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। श्रीमती कैवेंडिश ने मुझे कुछ चाय दी और उनकी कुछ शांत टिप्पणियों ने एक पूरी तरह से आकर्षक महिला के रूप में मेरी पहली धारणा को बढ़ा दिया। एक सराहना करने वाला श्रोता हमेशा उत्साहित करने वाला होता है, और मैंने अपने कन्वलसेंट होम की कुछ घटनाओं को मजाकिया अंदाज में वर्णन किया, जिससे मैं खुश हो गया और मेरी परिचारिका को बहुत खुशी हुई। बेशक जॉन एक अच्छा साथी है, लेकिन उसे शायद ही एक शानदार बातचीत करने वाला कहा जा सकता है। उसी क्षण एक अच्छी तरह से याद की जाने वाली आवाज़ पास में खुली राक्षसी खिड़की से तैरती हुई आई। तो फिर आप चाय के बाद राजकुमारी को लिखेंगे, अल्फ्रेड? मैं खुद दूसरे दिन लेडी टैंडमिस्टर को लिखूंगा। या क्या हमें राजकुमारी की बात सुनने का इंतज़ार करना चाहिए? इनकार करने की स्थिति में लेडी टैंडमिस्टर इसे पहले दिन खोल सकती है और श्रीमती क्रॉसबी दूसरे दिन। फिर डचेट्स है स्कूल फ़ोटो के बारे में। वहाँ एक आदमी की आवाज़ में बड़बड़ाहट थी और फिर श्रीमती इंगलथॉर्प जवाब में उठी, हाँ बेशक, चाय के बाद काफ़ी अच्छा चलेगा। आप बहुत विचारशील हैं अल्फ्रेड प्रिय। फ्रांसीसी लड़की थोड़ी चौड़ी होकर खुल गई और एक सुंदर सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत कुछ हद तक कुशल विशेषताओं के साथ उसमें से बाहर निकलकर लॉन में आ गई। एक आदमी ने उसका पीछा किया और उसके तरीके में सम्मान का सुझाव था। श्रीमती इंगलथॉर्प ने उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया। क्यों? अगर इतने वर्षों के बाद आपको दोबारा देखना बहुत आनंददायक नहीं है मिस्टर हेस्टिंग? अल्फ्रेड प्रिय, मिस्टर हेस्टिंग मेरे पति। मैंने कुछ उत्सुकता से अल्फ्रेड डार्लिंग की ओर देखा और उन्होंने निश्चित रूप से एक अलग ही बात पर प्रहार किया। मुझे जॉन द्वारा उसकी दाढ़ी पर आपत्ति जताने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यह मेरे द्वारा अब तक देखे गए सबसे लंबे और काले रंग में से एक था। वह सोने की रिम वाली पिंस नेज पहनता था और उसकी विशेषता में एक अजीब सी उदासीनता थी। मुझे लगा कि वह मंच पर भले ही स्वाभाविक दिखे, लेकिन वास्तविक जीवन में वह अजीब तरह से असंगत थे।
उनकी आवाज़ काफ़ी गहरी और बेस्वाद थी। उसने मेरे हाथ में एक लकड़ी का हाथ रखा और कहा, यह खुशी की बात है मिस्टर हेस्टिंग। फिर अपनी पत्नी की ओर झुक मुड़ते हुए कहा, एमिली प्रिया, मुझे लगता है कि तकिया थोड़ा गीला है। जब वह कोमलतम देखभाल के प्रत्य प्रत्येक प्रदर्शन के साथ दूसरों को प्रतिस्थापित करता था तो वह उस पर प्यार से मुस्कुराती थी। एक समझदार महिला का अजीब मोह। श्री इंगलथॉर्प की उपस्थिति से कंपनी में बाधा और छिपी हुई शत्रुता की भावना घर कर गई। विशेष रूप से मिस हार्वर्ड ने अपनी भावनाओं को छुपाने के में कोई कष्ट नहीं उठाया। हालांकि श्रीमती इंगलथॉर्प को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसकी चंचलता, जो मुझे पुरानी याद थी, ने बीच के वर्षों में कुछ भी नहीं खोया था और उसने लगातार बातचीत की बाढ़ ला दी, मुख्य रूप से आगामी बाजार के विषय पर जिसका वह आयोजन कर रही थी और जो शीघ्र ही होने वाला था। कभी कभी वह दिनों या तारीखों के सवाल पर अपने पति का जिक्र करती थी। उनके सतर्क और चौकस रहने के तरीके में कभी कोई बदलाव नहीं आया। शुरू से ही मेरे अंदर उसके प्रति एक दृढ़ और जड़ नापसंद का भाव था और मैं अपने आप को खुश करता हूँ कि मेरे पहले से फैसले आमतौर पर काफ़ी चतुराई भरे होते हैं। तभी श्रीमती इंगलथॉर्प एवलिन हार्वर्ड को पत्रों के बारे में कुछ निर्देश देने के लिए मुड़ी और उनके पति ने अपनी श्रमसाध्य आवाज़ में मुझे संबोधित किया, क्या सिपाहीगिरी आपका नियमित पेशा है मिस्टर हेस्टिंग? नहीं, युद्ध से पहले मैं लॉयड में था और तुम इसके ख़त्म होने के बाद वहाँ लौटोगे, शायद। या तो वह या पूरी तरह से एक नई शुरुआत। मेरी कैवेंडिश आगे झुक गई। यदि आप केवल अपनी रुचि के बारे में परामर्श कर सकें तो आप वास्तव में पेशे के रूप में क्या चुनेंगे? ठीक है, यह निर्भर करता है, कोई गुप्त शौक नहीं। उसने पूछा, मुझे बताओ, तुम किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो? हर कोई आमतौर पर कुछ ना कुछ बेतुका होता है। आप मुझ पर हंसेंगे। वह हंसी। शायद ठीक है, मेरे मन में हमेशा से एक जासूस बनने की गुप्त लालसा रही है। असली चीज़ स्कॉटलैंड यार्ड या शर्कश होम्स। ओह, हर तरह से शर्लक होम्स, लेकिन वास्तव में गंभीरता से मैं इसके प्रति बहुत आकर्षित हूँ। एक बार मेरी मुलाकात बेल्जियम में एक आदमी से हुई जो बहुत प्रसिद्ध जासूस था और उसने मुझे बहुत क्रोधित कर दिया। वह एक अद्भुत छोटा साथी था। वह कहा करते थे कि सभी अच्छे जासूसी कार्य केवल पद्धति का मामला होता है। मेरा सिस्टम उसी पर आधारित है। हालांकि निश्चित रूप से मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। वह एक मजाकिया छोटा आदमी था, एक महान बांका, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से चतुर था। मिस हार्वर्ड ने टिप्पणी की, मैं खुद एक अच्छी जासूस कहानी की तरह हूँ। हालांकि बहुत सारी बकवास लिखी गई है। पिछले अध्याय में अपराधी की खोज हुई। हर कोई अवाक रह गया। असली अपराध तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा। मैंने तर्क दिया, बड़ी संख्या में अनदेखे अपराध हुए हैं। मेरा मतलब पुलिस से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो इसमें सही है। परिवार, आप वास्तव में उन्हें धोखा नहीं दे सकते, उन्हें पता होगा। तो फिर मैंने बहुत खुश होते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि यदि आप किसी अपराध में शामिल हो जाएं, मान लीजिए हत्या में, तो आप तुरंत हत्यारे का पता लगा पाएंगे? बेशक मुझे ऐसा करना चाहिए। हो सकता है कि इससे वकीलों के एक समूह के सामने साबित ना किया जा सके, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे पता होगा। अगर वह मेरे पास आएगा तो मैं इसे अपनी उंगलियों पर महसूस करूंगा। यह वह हो सकती है, मैंने सुझाव दिया। हो सकता है, लेकिन हत्या एक हिंसक अपराध है। इसे एक आदमी के साथ अधिक जोड़ो, जहर देने के मामले में नहीं। श्रीमती कैवेंडिश की स्पष्ट आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। डॉक्टर बॉरस्टीन कल कह रहे थे कि चिकित्सा पेशे के बीच अधिक असामान्य जहरों की सामान्य अज्ञानता के कारण संभवतः जहर के अनगिनत मामले थे जो बिल्कुल भी संदेहास्पद नहीं थे। क्यों मैरी, क्या भयानक बातचीत है? श्रीमती इंगलथॉर्प चिल्लाई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई हंस मेरी कब्र पर चल रहा हो। ओह, सिंथिया है।
वीएडी वर्दी में एक युवा लड़की हल्के से लॉन में दौड़ी। क्यों सिंथिया, तुम्हें आज देर हो गई। यह मिस्टर हेस्टिंग्स, मिस मड्रोक हैं। सिंधिया मड्रोक एक ताज़ा दिखने वाली युवा प्राणी थी जो जीवन और जोश से भरपूर थी। उसने अपनी छोटी वीएडी टोपी उतार फेंकी और मैंने उसके भूरे बालों की बड़ी ढीली लहरों और चाय के लिए उसके साथ की छोटीपन और सफेदी की प्रशंसा की। काली आंखों और पलकों के साथ वह एक सुंदर लड़की होती। वह जॉन के बगल में ज़मीन पर गिर गई और जैसे ही मैंने उसे सैंडविच की एक प्लेट दी, वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। यहाँ घास पर बैठो बैठो, यह पहले से कहीं अधिक अच्छा है। मैं आज्ञाकारी ढंग से नीचे गिर गया। आप टेडमिंस्टर में काम करती हैं, क्या आप नहीं, मिस मड्रो? उसने हाँ में सर हिलाया। मेरे पापों के लिए? तो क्या वे तुम्हें धमकाते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे उन्हें देखना पसंद करना चाहिए, सिंथिया गरिमा के साथ रोई। मुझे एक चचेरा भाई मिला है जो दूध पिलाता है, मैंने टिप्पणी की, और वह सिस्टर से डरती है। मुझे आश्चर्य नहीं है, बहनें हैं। आप जानते हैं मिस्टर हेस्टिंग्स, वे बस हैं। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं नर्स नहीं हूँ, भगवान का शुक्र है। मैं डिस्पेंसरी में काम करती हूँ। आप कितने लोगों को जहर देते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सिंथिया भी मुस्कुराई। ओह, सैकड़ों, उसने कहा। सिंथिया, श्रीमती इंगलथॉर्प ने कहा, क्या आपको लगता है कि आप मेरे लिए कुछ नोट्स लिख सकते हैं? निश्चित रूप से आंटी इमली। वह तुरंत उछल पड़ी और उसके व्यवहार से मुझे याद आया कि उसकी स्थिति एक आश्रित थी और श्रीमती इंगलथॉर्प, चाहे वह मुख्य रूप से दयालु क्यों न हो, ने उसे इसे भूलने की अनुमति नहीं दी थी। मेरी परिचारिका मेरी ओर मुड़ी। जॉन तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाएगा। रात्रि भोज 7:30 बजे है। पिछले कुछ समय से हमने देर रात का खाना खाना छोड़ दिया है। लेडी टेडमिंस्टर हमारे सदस्य की पत्नी, वह स्वर्गीय लॉर्ड अबॉट्सबरी की बेटी थी, भी ऐसा ही करती है। वह मेरी इस बात से सहमत है कि हर किसी को अर्थव्यवस्था का उदाहरण पेशा करना चाहिए। हम काफ़ी युद्ध परिवार हैं। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता, यहाँ तक कि बेकार कागज़ का हर टुकड़ा भी बचा लिया जाता है और बोरियों में भरकर भेज दिया जाता है। मैंने अपनी सराहना व्यक्त की और जॉन मुझे घर के अंदर ले गया और चौड़ी सीढ़ी से ऊपर चला गया जो इमारत के विभिन्न पंखों के लिए दाएं और बाएं आधे आधे रास्ते को मोड़ती थी। मेरा कमरा बाएं विंग में था और पार्क की ओर देखता था। जॉन ने मुझे छोड़ दिया और कुछ मिनट बाद मैंने उसे अपनी खिड़की से सिंथिया मड्रोक के साथ हाथ में हाथ डाले घास पर धीरे धीरे चलते हुए देखा। मैंने श्रीमती इंगलथॉर्प को धीरता से सिंथिया कहते हुए सुना और लड़की दौड़ पड़ी और वापस घर की ओर भाग गई। उसी समय एक आदमी पेड़ की छाया से निकलकर धीरे धीरे उसी दिशा में चला। वह लगभग 40 का लग रहा था, बहुत काला और उदास चेहरा, साफ मुड़ा चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंसक भावना उस पर हावी हो रही हो। गुजरते समय उसने मेरी खिड़की की ओर देखा और मैंने उसे पहचान लिया। हालांकि हमारी आखिरी मुलाकात के बाद बीते 15 वर्षों में वह बहुत बदल गया था। यह जॉन का छोटा भाई लॉरेंस कैवेंडिश था। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या था जिसने उसके चेहरे पर वह विलक्षण अभिव्यक्ति ला दी थी। फिर मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने मामलों पर विचार करने लगा। शाम काफ़ी सुखद गुजरी और मैंने उस रात उस रहस्यमय महिला मैरी कैवेंडिश का सपना देखा। अगली सुबह उज्ज्वल और धूप निकली और मैं एक आनंददायक यात्रा की प्रत्याशा से भरा हुआ था। दोपहर के भोजन के समय तक मैंने श्रीमती कैवेंडिश को नहीं देखा, जब वह स्वेच्छा से मुझे टहलने के लिए ले आई और हमने जंगल में घूमते हुए एक आकर्षक दोपहर बिताई। लगभग 5 बजे घर लौट आए। जैसे ही हम बड़े हॉल में दाखिल हुए, जॉन ने हम दोनों को धूम्रपान कक्ष में बुलाया। मैंने तुरंत उसके चेहरे को देखा कि कुछ परेशान करने वाली घटना घटी है। हम उसके पीछे पीछे अंदर गए और उसने हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ देखो मैरी, यहाँ बहुत गड़बड़ है। एवी का
अल्फ्रेड इंगलथॉर्प के साथ विवाह हो गया है और वह चली गई है। एवी बंद। जॉन ने निराशा से सिर हिलाया। हाँ, आप देखते हैं कि वह मोटर के पास गई और ओह, यहाँ एवी समय है। मिस हॉवर्ड ने प्रवेश किया। उसके मेरी प्रिय एल्विन, श्रीमती कैवेंडिश चिल्लाई। यह सच नहीं हो सकता। मिस हॉवर्ड ने गंभीरता से सिर हिलाया। आधी हकीकत, मुझे डर है कि मैंने इमली से कुछ बातें कही हैं जिसे वह भूल नहीं जाएगी या जल्दी से माफ़ नहीं कर देगी। अगर वे थोड़ा सा ही धंसे हैं तो बुरा मत मानना। हालांकि संभवतः बत्तख की पीठ से पानी निकल गया होगा। मैंने तुरंत कहा, तुम एक बूढ़ी औरत हो एमिली, और बूढ़े मूर्ख जैसा कोई मूर्ख नहीं है। वह आदमी आपसे 20 साल छोटा है और आप खुद को धोखा ना दें कि उसने आपसे किस लिए शादी की। धन। खैर, उसे इसकी बहुत अधिक मात्रा ना लेने दें। किसान राइक्स को एक बहुत ही सुंदर युवा पत्नी मिली है। बस अपने अल्फ्रेड से पूछें कि वह वहाँ कितना समय बिताता है। वह बहुत गुस्से में थी। प्राकृतिक। मैंने आगे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देने जा रही हूँ, चाहे तुम्हें यह पसंद हो या नहीं। वह आदमी आपको देखते ही आपके बिस्तर पर आपकी हत्या कर देगा। वह बहुत बुरा है। आप मुझसे जो चाहें वह कह सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे मैंने आपसे क्या कहा है। वह बहुत बुरा है। उसने क्या कहा? मिस हार्वर्ड ने अत्यंत व्यंजक मुंह बनाया। डार्लिंग अल्फ्रेड, सबसे प्रिय अल्फ्रेड, दुष्ट निंदा, दुष्ट झूठ, दुष्ट महिला, अपने प्रिय पति पर रोक लगाने के लिए मैं जितनी जल्दी उसका घर छोड़ दूं उतना अच्छा रहेगा। तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं, इस मिनट। एक पल के लिए हम बैठे रहे और उसे देखते रहे। अंत में जॉन कैवेंडिश को अपने अनुनय का कोई फायदा नहीं हुआ। वह ट्रेनों को देखने के लिए चला गया। उनकी पत्नी श्रीमती इंगलथॉर्प को इस बारे में बेहतर सोचने के लिए मनाने के बारे में कुछ बुदबुदाते हुए उनके पीछे चली गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, मिस हार्वर्ड का चेहरा बदल गया। वह उत्सुकता से मेरी ओर झुक गई। श्री हेस्टिंग्स, आप ईमानदार हैं। मैं आप पर बहुत विश्वास कर सकता हूँ। मैं थोड़ा चौंका। उसने अपना हाथ मेरी बाँह पर रखा और फुसफुसाकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। उसका ख्याल रखें मिस्टर हेस्टिंग्स। मेरी बेचारी एमिली। वे बहुत सारी शार्क हैं, वे सभी। ओ, मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कठोर ना हो और उसके पैसे ऐंठने की कोशिश ना कर रहा हो जितना मैं कर सकता था। मैंने उसकी रक्षा की। अब मैं रास्ते से हट गया हूँ, वे उस पर थोप देंगे। बेशक मिस हार्वर्ड, मैंने कहा, मैं वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि आप उत्साहित और अभिभूत हैं। उसने धीरे से अपनी तर्जनी हिलाकर मुझे रोका। नौजवान, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुमसे ज़्यादा समय तक इस दुनिया में रह रहा हूँ। मैं आपसे बस यही कहता हूँ कि अपनी आंखें खुली रखें। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। मोटर की तेज आवाज़ खुली खिड़की से होकर आई और मिस हार्वर्ड उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर जॉन की आवाज़ सुनाई दी। हैंडल पर हाथ रखकर उसने अपना सिर अपने कंधे पर घुमाया और मुझे इशारा किया। सबसे बढ़कर मिस्टर हेस्टिंग्स, उस शैतान उसके पति पर नज़र रखें। इससे अधिक के लिए समय नहीं था। मिस हार्वर्ड विरोध और अलविदा से के उत्सुक कोरस में डूब गई। इंगलथॉर्प प्रकट नहीं हुए। जैसे ही मोटर चली गई, श्रीमती कैवेंडिश ने अचानक खुद को समूह से अलग कर लिया और एक लंबे दाढ़ी वाले व्यक्ति से मिलने के लिए ड्राइव के पार लॉन में चली गई, जो स्पष्ट रूप से घर के लिए बना रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, उसके गालों पर रंग चढ़ गया। कौन है वो? मैंने तीखापन से पूछा, क्योंकि सहज ही मुझे उस आदमी पर अविश्वास हो गया था। वह डॉक्टर बॉरस्टीन है, जॉन ने शीघ्र ही कहा। और डॉक्टर बॉरस्टीन कौन है?
वह बुरी तरह नर्वस ब्रेकडाउन के बाद गांव में रहकर आराम का इलाज कर रहा है। वह लंदन विशेषज्ञ है। मेरा मानना है कि वह बहुत ही चतुर व्यक्ति था, जहर के सबसे महान जीवित विशेषज्ञों में से एक, और वह मेरी मैरी का बहुत अच्छा दोस्त है। सिंथिया ने कहा। अदम्य। जॉन कैवेंडिश ने नाराज होकर विषय बदल दिया। टहलने के लिए आओ हेस्टिंग्स। यह सबसे सड़ा हुआ व्यवसाय रहा है। उसकी जुबान हमेशा तिखी रहती थी, लेकिन इंग्लैंड में एवलिन हॉवर्ड्स के ज़्यादा कट्टर दोस्त कोई नहीं है। उसने बागान के बीच से रास्ता लिया और हम जंगल के रास्ते गांव की ओर चल दिए, जो एस्टेट के एक तरफ की सीमा से लगा हुआ था। जैसे ही हम दोबारा घर जाने के लिए एक दरवाजे से गुजरे, विपरीत दिशा से आ रही जिप्सी किस्म की एक सुंदर युवा महिला झुकी और मुस्कुराई। वह एक सुंदर लड़की है, मैंने सराहना करते हुए टिप्पणी की। जॉन का चेहरा सख्त हो गया। वह श्रीमती राइक्स हैं। वह जो मिस हार्वर्ड। बिल्कुल, जॉन ने अनावश्यक रूप से अचानक कहा। मैंने बड़े घर में सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत और उस ज्वलंत दुष्ट छोटे चेहरे के बारे में सोचा, जो अभी अभी हमारे घर में मुस्कुराया था, और मेरे ऊपर पूर्वाभास की एक अस्पष्ट ठंडक छा गई। मैंने इसे एक तरफ रख दिया। स्टाइल्स वास्तव में गौरवशाली पुरानी जगह है, मैंने जॉन से कहा। उसने उदास होकर सिर हिलाया। हाँ, यह एक अच्छी संपत्ति है। यह किसी दिन मेरा हो जाएगा, अधिकार से अब मेरा हो जाना चाहिए। अगर मेरे पिता ने केवल एक सभ्य वसीयत बनाई होती, और फिर मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए जितना मैं अब हूँ। कठिन हो गए क्या आप, मेरा प्रिय होस्टिंग्स? मुझे तुम्हें यह बात बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी सारी बुद्धि लगा देता हूँ। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? लॉरेंस, सड़े गले छंदों को फैंसी बाइंडिंग में प्रकाशित करने में उसने अपना एक एक पैसा खर्च कर दिया है। नहीं, हम निर्दयी लोग हैं। मुझे कहना होगा कि मेरी माँ हमेशा हमारे प्रति बहुत अच्छी रही है, यानी अब तक। उसकी शादी के बाद से निश्चित रूप से, उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। पहली बार मुझे लगा कि एवलिन हॉवर्ड के साथ माहौल से कुछ अनिश्चित हो गया है। उसकी उपस्थिति ने सुरक्षा का संदेश दिया था। अब वह सुरक्षा हटा दी गई थी और माहौल संदेह से भरा हुआ लग रहा था। डॉक्टर बाउस्टीन का भयावह चेहरा मुझे अप्रिय रूप से याद आया। मेरे मन में हर किसी और हर चीज़ के प्रति एक अस्पष्ट संदेह भर गया। बस एक पल के लिए मुझे बुराई के निकट आने का पूर्वाभास हुआ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। इसके बाद हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो कि दूसरे अपलोड में आपको मिलेगा। जो हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप दूसरा अध्याय पूरी तरह से कंप्लीट सुन पाओगे।